आज का टॉपिक है स्फेरोजोम और ग्लाइऑक्सिजोम। ये सभी छोटे छोटे माइक्रोबॉडीज हैं, लेकिन जिनका रोल सेल में कुछ खास तरीके का काम करने के लिए होता है। खास तरीके का काम करने के लिए मतलब क्या, किस पॉइंट से बोल रहे हैं, क्या सेंस है उसका। तो ऐसा होता है कि कभी कभी सेल को बहुत स्पेशलाइज्ड काम करना है, नहीं होता है कि नॉर्मली डे टू डे का काम सेल कर रहा है, अपना सारा माइटोकॉन्ड्रिया काम हो रहा है, न्यूक्लियस का काम हो रहा है, सबका काम हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड काम होते हैं जिसके लिए वो बहुत स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल नहीं रहता, ओकेजनल जिसको कहते हैं। उस तरह के ओकेजनल काम को करने के लिए वो अपने अंदर भी ओकेजनल ही सेल ऑर्गेनेल को रखता है। ओकेजनल तो कुछ खास समय के लिए रहा, काम किया और फिर अपना निपट गया। उस तरह के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी में नहीं मिलते हैं, जिनमें उनकी जरूरत पड़ती है उनमें वो मिलते हैं। जैसे जैसे एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल जिससे आज शुरू कर रहे हैं हम लोग, और वो है ग्लाइऑक्सिजोम। इसकी चर्चा पेरोक्सिजोम में भी हुई है। तो ग्लाइऑक्सिजोम जो है, ग्लाइऑक्सिजोम, इसमें दो टर्म है, ग्लाई, ऑक्सी एंड जोम। हम मतलब तीन टर्म। तो ग्लाई का मतलब तो हो गया यहाँ पर शुगर, ठीक है। और ऑक्सीजोम जो लिया गया टर्म पेरोक्सिजोम से, ठीक है, पेरोक्सिजोम से, अर्थात वो पेरोक्सिजोम जिसमें शुगर के लिए खास मेटाबॉलिज्म हो। अब शुगर के लिए खास मेटाबॉलिज्म का कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो फैट रिच होते हैं। फैट रिच सीड्स मतलब उनके अंदर में ज्यादा से ज्यादा क्या स्टोर रहता है, उस सीड के अंदर में फैट मॉलिक्यूल्स स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो फैट रिच सीड्स जैसे कि आप देखें, ग्राउंड नट है, जैसे कैस्टर सीड है, जैसे बीन सीड है, इस तरह के जो सीड्स होते हैं वो फैट रिच सीड्स होते हैं। तो जब ये जर्मिनेशन का समय आएगा, जर्मिनेशन का, तो जर्मिनेशन के टर्म में कुछ डिमांड डेवलप होते हैं। सबसे पहला डिमांड क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी चाहिए। दूसरा डिमांड क्या होता है, कार्बन, टू मेक अदर sugars एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ये सभी चीजें चाहिए वहां। तो इन दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है यह वह सोर्स माना जाता है जो एनर्जी भी देगा और कार्बन भी देगा। लेकिन चूंकि फैट रिच सीड है ये, है ना, फैट रिच सीड है, तो इससे हमको बदलना में पड़ेगा, मतलब इससे हम लोग को शुगर ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो शुगर अगर मिल जाता है तो हमारा दोनों पर्पस सॉल्व हो जाता है। क्या क्या, एनर्जी का और कार्बन का, यह दोनों पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो ग्लाइऑक्सिजोम जो है, ग्लाइऑक्सिजोम इज अ मॉडिफाइड पेरोक्सिजोम। ये मॉडिफाइड पेरोक्सिजोम, पहला चीज तो ये हमें समझ लेना। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो फैटी एसिड है वह टूट जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, एसिटाइल को एंजाइम ए में नंबर, ठीक है। तो ये जो
प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। करेक्ट। अब इसके कारण एसिटाइल को एंजाइम में बना। अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम है, आपको बायोसिंथेसिस अलग से पढ़ने का मौका मिलेगा। इस एसिटाइल को एंजाइम ए का दो तरीके से उपयोग किया जाता है। एसिटाइल को एंजाइम ए का दो तरीके से उपयोग किया जाता है। एक ये करता है कि ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल। ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल से इसको बेनिफिट क्या होता है कि ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल से ये क्या क्या कर सकता है वो देखें। सबसे पहला है कि यह शुगर बना सकता है। दूसरा है यह एसिड्स बना सकता है। ठीक है, एसिड्स जैसे मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड एक्सेट्रा, ये सभी बना सकता है, जो क्रेब साइकिल के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा ये पोरफायरिन रिंग्स बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की मदद से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता है। समझ गए? इस साइकिल की मदद से ये पैरामिडीन का सिंथेसिस कर सकता है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो फैट रिच सीड होता है उसमें क्रेब्स साइकिल की जगह, हम एक ही में सब घुसा दिए, उसको हटा दिए, उसमें क्रेब्स साइकिल की जगह सब्स्टिट्यूट कौन करता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। उससे क्या क्या बन जाता है? उससे बन जाता है शुगर, एसिड्स लाइक मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, पोरफायरिन रिंग, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब शुगर बन जाता है, पैरामिडीन जैसे फिर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन, एन नाइट्रोजन बेसिस बना सकते। इतने सारे जो खास बातें हैं वह इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से मतलब जुड़ा हुआ है। अब यहां पर फैट रिच सीड में, फैट्स रिच सीड में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल रिप्लेसेस क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल को रिप्लेस करता है। मन में आएगा क्यों? कारण है कि क्रेब साइकिल जो है यूज वन एसिटाइल कोएंजाइम ए एट अ टाइम। एक समय में एक क्रेब साइकिल एक ही स्टाइल कोएंजाइम ए यूज करता है, बट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यूजेस दो मॉलिक्यूल स्टाइल कोएंजाइम ए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यूज करता है। इसका मतलब क्या है कि जो कंजम्पशन है वो बहुत तेजी से होगा और डबल होगा। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फैट का जो का कार्बन जो है वो सिस्टम में यूज हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया फैटी एसिड। फैटी एसिड से स्टाइल कोएंजाइम है, स्टाइल कोएंजाइम में से ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। यही फ्लो चार्ट है, यही फ्लो चार्ट है। बढ़ते हैं। अब
यदि ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल देखें तो इसमें 5 एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, 5 एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम है? पहला साइट्रेट सिंथेज, दूसरा एकोनिटेज, तीसरा आइसोसाइट्रेट लाइस, चौथा मैलेट सिंथेज, और पांचवा एल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, देखिए 5 एंजाइम जो है वो ग्लाइकोलिसिस, ये एंजाइम साइट्रेट सिंथेज और एकोनिटेज, ये also reported in क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में भी ये पहले 2 स्टेप में ही एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी जो एंजाइम है वो एंजाइम जो होता है वो यूनिक होते हैं। अगर प्रोसेस को बहुत ज्यादा हम बायोकेमिस्ट्री नहीं बताएं, क्योंकि इसके लिए अलग एक चैप्टर है। अगर एक ऐसे लुक डेवलप करें, देखिए ये हो गया स्टाइल को एंजाइम है जो फैटी एसिड के डिग्रेडेशन से बना है, और इस फैटी स्टाइल को एंजाइम को पिकअप करता है ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट एक C4 कंपाउंड है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। इसके जुड़ने से बन जाता है साइट्रेट। साइट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड। फिर साइट्रेट जो होता है वह आइसोमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा आइसोसाइट्रेट बनता है। ठीक है, ये जब क्रेब्स साइकिल आपको बताएंगे तो बताएंगे कैसे 3 डिग्री से 2 डिग्री अल्कोहल में बदलाव किया जाता है। यहां जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम होता है साइट्रेट सिंथेज। ठीक है, और दूसरा जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम होता है एकोनिटेज। ठीक है, अब ये तो 2 स्टेप हो जा रहा है। अब यहां तीसरा स्टेप जो है वह विकसित हुआ। अभी 6 कार्बन का कंपाउंड है और ये इसको 2 भागों में तोड़ता है। देखिए, एक जो होता है ग्लाइऑक्साइलेट। ग्लाइऑक्साइलेट एक C2 कंपाउंड है, और दूसरा तोड़ता है इसे नेट में, जो कि एक C4 कंपाउंड है। इस तरह 2 टुकड़ों में ये बट जाता है। क्योंकि यहाँ टुकड़े होते हैं इसलिए यहाँ एंजाइम का नाम होता है आइसोसाइट्रेट लाइज। लाइज मतलब तोड़ना, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना। ये यहाँ आ गया। अब ये जो ग्लाइऑक्साइलेट है ये कन्वर्ट होता है मैलेट में। अब आप सोचें ग्लाइऑक्साइलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है, मैलेट जो है वो 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो मन में सवाल आएगा सर 2 दूनी 4, यहाँ डबल कैसे हो गया? यहाँ डबल होने के लिए इसको मिलता है क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ थायोल कोएंजाइम में निकल जाता है। यहाँ पर भी एसिटाइल कोएंजाइम में आता है और थायोल कोएंजाइम में बाहर निकल जाता है। अब एसिटाइल में 2 कार्बन है, 2 कार्बन इसका, 2 कार्बन इसका, 2 मिला के 4। और जो लास्ट स्टेप होता है रीजनरेशन का स्टेप, उसमें मैलेट से बन जाता है ऑक्सैलो स्टेट। मैलेट से ऑक्सैलो स्टेट में इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, मतलब इससे 2 हाइड्रोजन निकलता है रादर।
ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सैलो क्या है, अल्फा कीटो एसिड है। तो ये दो हाइड्रोजन जो होगा उसको पिकअप कौन करेगा, NAD, और बन जाएगा NADH प्लस प्रोटॉन, मतलब ये दो हाइड्रोजन इसने पिकअप कर लिया। जो एंजाइम का नाम है वो नाम हो जाएगा यहाँ पर हो गया मैलेट सिंथेज, मैलेट सिंथेज, और यहाँ हो गया मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। इस तरह ये प्रक्रिया जो है वो ग्लाइकोजाइलेट साइकिल। इस प्रक्रिया में आप क्या क्या बातों पर गौर करते हैं, आप देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल स्टाइल को एंजाइम ये यहाँ है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल स्टाइल को एंजाइम में यहाँ है, अर्थात एक छोटे से 5 स्टेप का रिएक्शन है, 5 एंजाइम है यहाँ पर, 5 स्टेप का रिएक्शन है, और 5 स्टेप में 2 स्टाइल को एंजाइम का कंजम्पशन हो रहा है। इसका मतलब है कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल एक छोटे से साइकिल में उपयोग, कारण की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्रेब साइकिल एक वक्त में एक ही स्टाइल को एंजाइम में पिकअप कर सकता है, अर्थात एक क्रेब साइकिल में बाहर से सिर्फ 2 ही कार्बन मेटाबोलाइज हो सकते हैं, लेकिन एक ग्लाइकोजाइलेट साइकिल में बाहर से 4 कार्बन जो है वो मेटाबोलाइज हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये महत्वपूर्ण बात है जिसको कि दिमाग में रखना चाहिए। अब अगली जो बात आती है वो होती है सक्सिनेट के बारे में। अब यहां से देखो सक्सिनेट का क्या होता है। अब ये सक्सिनेट है, सक्सिनेट की बड़ी खास बात होती है क्या, वो चाहे तो 2 हिस्सों में टूट सकता है, उससे 2 चीजें बन सकती हैं। क्या क्या बन सकती हैं, एक तो वो सक्सिनाइल को एंजाइम में बन सकता है, सक्सिनाइल को एंजाइम में उससे बन सकता है, या फिर दूसरा उससे क्या बन सकता है, ऑक्सैलो एसीटेट, एसीटेट। ये स्टेप्स होते हैं, ये क्रेब साइकिल में जितने लोग पढ़े होंगे वो देखेंगे, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, है ना। यहाँ क्या होता है कि चूंकि क्रेब साइकिल में क्या होता है, सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनेट बनता है, यहाँ पर उसका जस्ट रिवर्स है, यहाँ सक्सिनेट से सक्सिनाइल को एंजाइम बनता है। ये सभी आपस में संभावनाएं होती हैं। सक्सिनाइल को एंजाइम का फर्दर यूज किया जाता है पोरफायरिन बनाने में। पोरफायरिन क्या होता है, पोरफायरिन एक रिंग की तरह होता है जिसमें पायरोल्स होते हैं। और ऑक्सैलो एसीटेट से देखो क्या हो सकता है, ऑक्सैलो एसीटेट से भी 2 चीजें बन सकती, एक बन सकता है एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट क्या है, अमाइनो एसिड, मतलब आप ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बना सकते हैं, एस्पार्टेट बना सकते, सेल बना सकते हैं। दूसरा क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इससे क्या बन सकता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से होते होते वो वापस क्या बन सकता है उससे, ग्लूकोज, मतलब रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस। इस प्रकार से यहाँ पर ग्लूकोज लिया सकता है। और इस स्पार्टेट का यूज कई प्रकार से होता है, जिसमें एक जो यूज है वह है इससे आप पायरेमिडीन बना सकते हैं। अब देखो जब विद्यार्थी को उतना मेटाबॉलिज्म का नहीं पता रहता है उतनी उसकी बायोकेमिस्ट्री अच्छी नहीं रहती है, तो हर मुद्दे पर उसके सवाल होते हैं, सक्सिनेट ऑक्सैलोस्टेट कैसे बन गया, सक्सिनेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में कैसे बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम से पोरफायरिन कैसे बन गया, स्पार्टेट से पायरिमिडीन कैसे बन गया, ये रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज कैसे बन गया। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये रिएक्शन सिलेबस का पार्ट नहीं है, अदरवाइज बाकी सब सिलेबस का हिस्सा। तो जैसे कि स्पार्टेट से पैरामिडीन बनना,
ये जो बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसमें ये टॉपिक है, ठीक है, उसमें ये पढ़ना हो। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ग्लूकोज बनना है तो रिवर्स ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से वापस हो जाएगा, वापस बद मिलेगा 2 PEP, फिर उससे पहले होगा था 3 फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फिर 1 बिसफॉस्फो बिसफो PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब ये होते होते फ्रुक्टोज एंड देन ग्लूकोज, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये संभव हो पाती है, इसलिए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है फैट रिच सीड में। नॉर्मल सीड्स में क्रेब साइकिल मिलता है, इसलिए ग्लाइकोसोम जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें ज्यादातर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और एल्केन्स, मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है उन दोनों का हम लोग मेटाबॉलिज्म देखते हैं। अब आता है एक टर्म स्फेरोजोम। जैसा शब्द स्फेरोजोम है, इट मींस इट इज स्फेयर लाइक। ग्लाइकोसोम की तरह ही ये भी ओरिजिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, originated from endoplasmic reticulum as similar to peroxisome and ग्लाइकोसोम। ठीक उसी प्रकार से ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का से निकलता है एंड हैज सिंगल मेम्ब्रेन अराउंड इट और इसमें जो होता है एक ही मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि ग्लाइकोसोम और पेरोक्सोसोम होता है, तो ये कुछ उसी तरह से मिलता जुलता होता है। ग्लाइकोसोम का अपना काम है, पेरोक्सोसोम का अपना काम है, तो फिर स्फेरोजोम के पीछे क्या कारण है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, ये इसका काम होता है। आगे देखें इसमें तो छोटा इतना बड़ा होता है, ये इतना ही होता है 0.5 से 0.1 म्यू एम डायमीटर होता है इसका मतलब ये बहुत छोटा होता है। और मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं इसके, उन प्रोटीन्स को ओलियोसिन्स कहते हैं, ओलियोसिन्स। ये ओलियो टर्म जो है वो फैट से ही निकला, तो ओलियो फैट टर्म से निकला हुआ है, तो उसी से ये बना हुआ है। 98% पार्ट ऑफ स्फेरोजोम इज लिपिड, मतलब एकदम वसा ही वसा रहता है, ठीक है। इसलिए इसका मोस्टली जो पार्ट होता है वह इसी चीजों से बना होता है। कुछ कुछ में जैसे कि कहीं कहीं ये थोड़ा सा हटके भी काम करता है। इन सम टिश्यूज ऑफ tobacco endosperm, तो वहां पर लोगों ने रिपोर्ट देखा कि लाइसोसोमल एक्टिविटी ऑफ स्फेरोजोम। इसलिए प्लांट्स में से प्लांट लाइसोसोम कहते हैं। इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड प्लांट लाइसोसोम, ठीक है। स्फेरोजोम को प्लांट लाइसोसोम के रूप में भी लोग क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये स्फेरोजोम से जुड़ी हुई बातें हैं।